Hello student, welcome to my channel Bharat Academy, and today's topic is simplex method. In my last class we discussed the formulation of LPP from a given problem. Now today how you solve those linear LPP, how you solve those linear programming problem. So this is the simplex method. Simplex method में क्या होता है? Simplex method में हम जो है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बाय हैंड करते हैं उसको, हम कंप्यूटर में नहीं इसको हम निकाल सकते हैं, ये फैक्ट है। और इसमें हम यूज जो करते हैं वो करते हैं तुम्हारे स्लैक वेरिएबल्स, अभी बताऊंगा व्हाट आर सर स्लैक वेरिएबल्स, टेबल्स यूज करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल यू कैन कॉल देम, एंड सर्टेन पिवट वेरिएबल्स या की एलिमेंट्स, और उसको हम की रोज और की कॉलम से निकालते हैं, और ये एज ए मीन्स यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, एक तरह से कह सकते हैं किसी एलपीपी को सॉल्व करने का एक तरीका है। और देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम रिगार्डिंग सिंप्लेक्स मेथड, मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। तो एल्गोरिथम कहते हैं स्टेप्स, एल्गोरिथम, ये नई नई चीज़ें थोड़ा बहुत सीख लीजिए, आपके काम आएगा। एल्गोरिथम steps in solving your simplex method। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, there are certain procedures which we have to follow। First is express the objective function of LPP in maximized Z और मैक्स Z फॉर्म। इस फॉर्म में रखना हमेशा, मैक्सिमाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। सपोज दिस इज योर एग्जांपल, मैक्स Z ऑब्जेक्टिव फंक्शंस x1 प्लस x2 प्लस 3x3, दिस इज योर एग्जांपल। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हमने बहुत डिस्कस करा जब एलपीपी फॉर्मुलेशन आपको बताया कि एलपीपी में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है, कांस्टेंट्स होते हैं और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिंप्लेक्स मेथड में कि पहला जो स्टेप होगा वो होगा हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज्ड फॉर्म में रखना। इफ इन एनी केस ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी is in minimized Z form, minimized Z or minimum Z form, so then we convert it to maximize Z by multiplying both sides, by -1। देखिए जैसे कोई एग्जांपल दे दिया, ये कह दिया मिनिमम Z इज इक्वल टू दे दिया -x1 प्लस x2 माइनस 3x2 या 3x3, तीन वेरिएबल्स चल रहे हैं। ये इस फॉर्म में नहीं रखना, सिंप्लेक्स फॉर्म में। ऑलवेज कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइज Z फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाय -1। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम Z में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि होगा मिनिमम ऑफ -Z, और -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी, x1 जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन किसी भी सिंप्लेक्स फॉर्म में ये है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट शुड ऑलवेज बी इन मैक्सिमाइज्ड फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप इज all the constraints means वो conditions, all the constraints must have less than equal to sign if any constraint has greater than equal to sign, then we convert it into less than equal to by multiplying both sides of the
inequality by multiplying both sides inequality by -1, -1 से कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल कह दूँ मैं 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 2, इट्स ओके, बट इफ एनी कांस्टेंट 2x1 minus 2x1 minus x2 minus 2x3 is greater than equal to, suppose this is 3, तो this is not correct। ये सारे कांस्टेंट हमारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, तो इसको लेस देन बनाने के लिए मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन इक्वल टू साइन। तो -1 से करूंगा तो 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3, और इधर हमारा लेस देन इक्वल टू और -3। अगर ये कंडीशन कभी आती ग्रेटर देन की, तो हमें लेस देन में कन्वर्ट करना, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, और इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल टू में। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये हो गया दूसरा स्टेप। देखिए थर्ड एल्गोरिथम ये है, थर्ड स्टेप किसी भी सिंप्लेक्स मेथड को करने का। ऑल द वैल्यूज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या ज़्यादा ज़्यादा जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, दो वेरिएबल थे x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी पॉजिटिव है। x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी पॉजिटिव है। बोथ द वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव। ये इंटरेस्टिंग है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होनी चाहिए। कहने का मतलब इनइक्वालिटीज अगर ax लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो b शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये इंटरेस्टिंग है। किसी भी सिंप्लेक्स मेथड को 5-6 स्टेप्स हैं विच यू हैव टू फॉलो एवरीवेयर। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप इज दैट वी एक्सप्रेस जनरल LPP, GLPP भी बोलते हैं इसको, इनटू SLPP, स्टैंडर्ड LPP, SLPP भी बोल सकते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं जनरल को स्टैंडर्ड? ये किया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्लैक वेरिएबल। व्हाट आर स्लैक वेरिएबल्स? स्लैक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स व्हेन ऑल द कांस्टेंट्स हैव लेस देन इक्वल टू साइन, तो देन टू मेक दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज हमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है विच इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। वो अभी बताते हैं। देखिए एक्सप्रेस करना है किसी भी जनरल LPP को और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए जैसे ये है, ये एक आपकी LPP है। एग्जांपल दिस इज GLPP, जनरल LPP। मैक्सिमम Z इज इक्वल टू, सपोज दिस इज x1 प्लस x2 प्लस 3x3 एंड सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2 plus x3 less than equal to 3, and next constant is 2x1 plus x2 plus 2x3 is less than equal to 2, and both variables are positive। देखिए हमने कहा था ये जो फॉर्म है, जो गिवन क्वेश्चन है LPP का, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है कि मैक्सिमम Z दे दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर देयर, दीज आर कांस्टेंट सब्जेक्ट टू, और ये दो कांस्टेंट्स दे दिए 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3, और 2x1 सेकेंड वन इज 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 2, एंड x1 x2 आर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो ये देखिए जो गिवन क्वेश्चन है ये तो तुम्हारा LPP है। सबसे पहले क्या 2-3 चीज़ें जो शुरू करूँ मैं, यही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊँगा, आखिर में देखते रहिए आप। तो ये तो है जो मेन क्वेश्चन था, ये तो जनरल LPP तो ये हो गया। कहता है इसको स्टैंडर्ड LPP हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो मैक्सिमम Z पे तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो हमारी कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू साइन कैसे बनाएं?
इक्वल टू साइन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल का यूज करते हैं। स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस या एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड of the constraint to convert it into equations। ये इंटरेस्टिंग है। और इन स्लैक वेरिएबल्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं S1 S2 से। these are represented by S1 S2, जितने भी होंगे उस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं इनको, स्लैक वेरिएबल को। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, अब जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको बनाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस तो वही रहेगा मेरा, मैक्सिमम जेड। देखते रहना मैं क्या क्या करने जाऊंगा। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू ये है x1 प्लस x2 प्लस 3x3, दिस इज थर्ड वेरिएबल, और सब्जेक्ट टू इन इक्वल लेस देन इक्वल टू है, ये भी ओके है। पहला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम फॉर्म में है, मैक्सिमम जेड है, इट्स ओके। पहली कंडीशन ही यही थी कि मैक्सिमाइज होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कांस्टेंट सारे के सारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, चेक करना दोनों कांस्टेंट हमारे लेस देन इक्वल टू है। अगर कोई कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू आता है कभी, तो उसको लेस देन बनाना है, बहुत आसान है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो यही हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ लेस देन इक्वल टू भी ठीक है, सेकेंड स्टेप भी ओके। देन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन कॉन्स्टेंट्स में जो इक्वालिटीज हैं लेस देन इक्वल टू, उसको इक्वेशन बनानी, बराबर बनाने के लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए। तो लेट दोज वेरिएबल्स बी, लेट द स्लैक वेरिएबल्स बी, दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वालिटी, तो दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, S1 S2 कह दिया। तो तब तुम्हारी जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कांस्टेंट विल बी 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, यहाँ तक ठीक है। इसमें एक इंट्रोड्यूस कर दिया, इसे S1 बोल दिया, और ये लेस देन इक्वल टू ना हो करके बराबर 3 हो जाएगी, इक्वल टू 3। सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3, यहाँ तक तो ठीक है, ये भी लेस देन इक्वल टू है, तो इसको प्लस, यहाँ थोड़ा मैं गैप जानबूझ के रखूँगा, बराबर S2 इंट्रोड्यूस करा दूसरा सिलेक्ट वेरिएबल, और ये भी हमारा इक्वेशन जो है इक्वेशन में बना करके बराबर 2 हो गया। अब दो वेरिएबल और इंट्रोड्यूस हुए, दो तो पहले से थे, 3 तो ऑलरेडी थे, x1 x2 x3 और S1 S2 आर ऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x1 x2 लिखा था, यहाँ x3 भी है, थर्ड वेरिएबल। तो देखिए इसको मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में और लिखता हूँ, मज़ेदार बनाऊंगा इसको। देखिए ये तो थी इक्वेशन, साफ नज़र आ रहा है। इसको एक मुझे अभी फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं उनको। तो वो निकालने के लिए मुझे मैट्रिक्स चाहिए होता है, जो मैं एक ही झटके में आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैंने करा क्या, फिर से समझाता हूँ। दो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, पहले को बराबर करने के लिए S1, दूसरों को बराबर करने के लिए S2। लेकिन पहले में देख रहे हैं कि S1 तो है लेकिन S2 नहीं है, तो इसको मैं एक मैट्रिक्स बनाने के चक्कर में ये सब कर रहा हूँ। तो नहीं है तो इस पहले वाले में 0 S2 लिख दो, दूसरे वाले में S2 तो है, S1 नहीं है, इसको लिख दिया 0 S1 लिख दीजिए, ये भी हो गया। इसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस था थोड़ा, उसमें भी x1 x2 x3 तो था, लेकिन S1 S2 नहीं थे, तो इसको 0 S1 बोल दीजिए। S2 भी नहीं था तो 0 S2 भी बोल दीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया। ओके, देखिए सिंप्लेक्स टेबल को बनाने के लिए हमें बेसिक वेरिएबल और थोड़ा बहुत आइडिया इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस का होना चाहिए। उसको बनाने के लिए देखिए क्या इंटरेस्टिंग करूँगा मैं। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को 1 ले लिया,
इक्वेशन, और ये जो दो नेक्स्ट कांस्टेंट्स थे उनको इक्वेशन बना के सेकंड और थर्ड ले लिया। तो सेकंड और थर्ड से मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, मैट्रिक्स। इसको गौर से देखिए, जितने वेरिएबल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में हैं उनको ऊपर लिख लो, x1 x2 x3 और ये s1 s2, और ये मैट्रिक्स बना दो। इनके जो कांस्टेंट्स हैं सेकंड और थर्ड में, x1 x2 s1 s2 के x1 x2 x3 s1 s2 के आगे जो भी लिखे हैं वो कोफिशिएंट को लिख दो। x1 का यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, x2 का यहाँ x3 का 1 है, s1 का पहले में 1 है, s2 में 0। जो सेकंड इक्वेशन है कांस्टेंट को कन्वर्ट करके, x1 का यहाँ 2 है, x2 का यहाँ है 1, x3 का यहाँ है 2 और s1 का यहाँ है 0, s2 का 1। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म कर दी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, एक इसमें इसी मैट्रिक्स में देखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स कौन से वेरिएबल हमारे फॉर्म कर रहे हैं। तो साफ यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जिसके डायगोनल में 1 1 हो और अदर एलिमेंट उसके 0 हो। तो इतना तो तुम्हें आना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है, इसमें यूनिट मैट्रिक्स को चेक करिए कौन कौन से वेरिएबल बना रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट उसके होने चाहिए 1 और बाकी 0। तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है ये S1 S2 यूनिट मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स को। तो ये साफ नज़र आ रहा है S1 S2 जो है 1 0 0 1 बना रहे हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 S2 आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। इन्हीं को बेसिक वेरिएबल बोलूँगा मैं आगे आने वाले सिंप्लेक्स टेबल में। दीज आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। और जो मैट्रिक्स में 3 वेरिएबल बचे x1 x2 x3, x1 x2 x3, these are called non-basic variable, non-basic variables, these are called non-basic variable। अब क्या करूँगा, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस निकालना है मुझे। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या ये मान के चलता हूँ कि स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट अर्न मैंने किया, प्रॉफिट अर्न जो जेड होता है, जेड ये 0 लेके चलते हैं। 0 कब आएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में देखो 0 कब आएगा, जब x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा और x3 भी 0 होगा। S1 S2 तो ऑलरेडी इसमें 0 है। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में जो प्रॉफिट है जेड वो 0 तब आएगा इफ़ x1 x2 जो नॉन बेसिक वेरिएबल थे, x3, ये तीनों 0 लिए जाएं। अगर ये तीनों 0 लिए जाएंगे तो जो 2 इक्वेशंस हमारे पास है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, यहाँ देखो अगर इसमें x1 x2 को मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ ये भी 0, इक्वेशन 2 x1 भी 0 लेता हूँ तो ये भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0। तो S1 और 0, ये S2 तो ऑलरेडी 0 था, तो S1 की वैल्यू कितनी आती है, 3। तो देन S1 इज इक्वल टू 3। और सेकंड में देखो अगर x1 भी 0 लेता हूँ तो ये भी 0, x2 भी 0 लेता हूँ ये भी 0, x3 भी 0 लेता हूँ ये भी 0, S1 तो ऑलरेडी 0 था, तो S2 बचता है, S2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर S1 इज इक्वल टू 3 और S2 इज इक्वल टू 2। तो दीज आर कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशंस कह सकते हैं। तो S1 S2 की वैल्यू हमारी 3 और 2 आ गई। तो इस तरह से इन्हीं को इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं। जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उनको 0 ले लेते हैं, और जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी इक्वेशंस होती हैं उसमें पुट करके देखो S1 S2 की जो वैल्यू होंगी वही इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है डियर। इट वाज योर 5th स्टेप टू फाइंड द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम काम करेंगे स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, दिस इज योर 6th स्टेप यू कैन से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें टेबलेशन। मैंने बोला था इसमें टेबल बनाने के लिए मुझे यहाँ CB चाहिए होता है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, CB, इसको CB बोलते हैं। मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, दिस इज CB।
सर लिखो बेसिक वेरिएबल क्या होता है, वो मुझे हर टेबल में चाहिए बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स, ये भी हो गया। एक्स बी वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल, यह है वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। इसको मैं और ढंग से लिख दूं क्योंकि पहली टेबल है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बता दें, ये सी बी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल तो मैं अभी बताता हूँ, यहाँ से मैं अब सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर जो है यहाँ हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ सी जे। सी जे मतलब कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। सी जे जो है यह है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए बेसिक वेरिएबल मैंने अभी अभी प्रूफ किया 5वें स्टेप में कि दो वेरिएबल मेरे बेसिक वेरिएबल है, एक S1 है और एक S2 है। कोफिशिएंट है सी जहां नजर आ रहा है इट मींस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। सी बी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो S1 इज द फर्स्ट बेसिक वेरिएबल। कोफिशिएंट देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस देखो, ये दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें सी जे मतलब इन वेरिएबल जितने भी थे x1 x2 x3 s1 s2, पहले तो ये एक्स बी वैल्यू जब बेसिक वेरिएबल ले लिया, यहाँ सारे वेरिएबल लिख दो x1 x2 x3 s1 और ये s2, इसको आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए बेसिक वेरिएबल s1 था, सेकंड वेरिएबल s2 था। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पहले इसको ही निपटा दें। S1 का कोफिशिएंट क्या, बेसिक वेरिएबल S1 का कोफिशिएंट क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 0, वो 0 लिख दिया। S2 का कोफिशिएंट क्या था बेसिक वेरिएबल में, वो 0, 0 लिख दिया। अब बेसिक वेरिएबल की क्या वैल्यूज मेरी आई थी, आपने अभी अभी देखा था पिछले 5वें स्टेप में कि S1 इज इक्वल टू 3 और S2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ मैंने S1 इज इक्वल टू 3 S2 इक्वल टू 2 मैंने अभी अभी किया, या राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं सीधा 3 या 2, ये भी हो गया। अब मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने जाऊंगा। ये तो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल हो गए। अब ये सीजे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जो लास्ट स्टेप तक चलता है। ये कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के। तो x1 का कोफिशिएंट 1, ये हो गया 1। x2 का कोफिशिएंट 1, ये लिख दिया 1। x3 का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ लिख दिया 3। और s1 का कोफिशिएंट भी 0, ये देखो ना 0। और s2 का कोफिशिएंट भी क्या, 0। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ देखिए ये पूरा बन गया x। अब ये जो पूरी x1 x2 x3 s1 s2 के नीचे जरा ये जो पूरा ब्लैंक है, ये पूरा इस मैट्रिक्स से भरा जाएगा जो मैंने अभी बनाई थी पिछले उसमें। मैट्रिक्स मतलब जो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशंस हैं, इनके वेरिएबल्स जितने भी थे उनके कोफिशिएंट, ये 3 2 1 1 0, उस मैट्रिक्स को भी यहाँ सीधा उतार सकते हैं। तो 3, ये 2, ये 1, x3 का 1, s1 का कोफिशिएंट दिस इज 1, s2 का यहाँ 0, दिस इज 0 0। यहाँ देखिए s2 का सेकंड का आ जाओ, 2x1 x1 का 2, ये 2 ले लिया, x2 का 1, यहाँ 1 हो गया, x3 का 2, दिस इज 2, और ये s1 का 0 और S2 का 1। ये सीधा सीधा है, क्लियर कट। कहीं से मैंने हवा में नहीं ये वैल्यूज को चिपका रखी है, सारे तुम्हारे स्टैंडर्ड फंक्शंस स्टैंडर्ड LPP से ही ले रखे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये बेटा, अब निकालना है तुमने ZJ जो होता है ये CB इंटू XB। ZJ जो होता है ZJ जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, ये होता है टोटल वैल्यू मतलब समेशन ऑफ CB, ये जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है इसको XB से मल्टीप्लाई करते जाओ हर एक कॉलम से, तो यू विल गेट ZJ Z1 Z2 Z3। Z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखो पहला है 0 CB, यहाँ XB की वैल्यू 3, तो 0 इंटू 3 0, मैं लिख भी दूँ 0 इंटू 3 0, इसको ऐसा लिख दो 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 2 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 दिस इज 0। इसी तरह से अब इसको बार बार लिखना क्योंकि हायर मैथ्स बोलते हैं इसको। 0 इंटू दिस 3 0 प्लस 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 0 दिस इज 0। फिर इस 0 को हर एक कॉलम से
x1 x2 x3 s1 s2 के, तो ये दोनों जीरो हैं, तो जो मैथ्स जानते हैं सब जगह जीरो आएगा। 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0। इसी तरह से 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 0, दिस इज 0। 0 इंटू s1 का 1 0 और 0 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0, दिस इज 0। 0 इंटू 0, दिस इज 0। 0 इंटू 1 0, तो 0 प्लस 0, दिस इज 0। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ z आर 0। ये तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या निकालते हैं कि जो zj होता है, zj ये निकला, इसमें से ये जो cj ऊपर लिखे हैं सारे, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, zj माइनस cj। इंटरेस्टिंग चीज़ अब पकड़ते रहो तुम, z यहाँ 0 था, तो यहाँ cj इसके ऊपर है 1, तो 0 माइनस 1, मैं लिख भी दूँ इसको पहले वाले में, 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, 0 माइनस 1 इक्वल टू दिस इज माइनस 1, 0 इंटू 3, 0 माइनस 3, सॉरी 0 माइनस 3, दिस इज माइनस 3, 0 माइनस 0, दिस इज 0, और 0 माइनस दिस 0, दिस इज 0। तो ये zj माइनस cj की वैल्यू आ गई, -1 माइनस 1 माइनस 3 0 और 0। इसके बाद तुम्हें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं, इधर देखिए। अब हमें ज़रूरत है छठा स्टेप, ये सातवां स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें 2-3 बातें हो सकती है। देन वी एग्जामिन द साइन ऑफ, देन वी एग्जामिन, चेक करते हैं हम, साइन ऑफ zj माइनस cj। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहला, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ zj माइनस cj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ी हैं, 0 हैं या पॉजिटिव हैं या 0 है, नेगेटिव नहीं है, सो ऑल वैल्यूज आर 0 या 0 से बड़ी हैं, तो then the initial feasible solution, then the initial feasible solution जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे, S1 की वैल्यू ये, S2 की वैल्यू ये, initial feasible solution XB is the optimal solution, is the optimal solution। यहीं पे इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल जाएगा अगर सारी वैल्यू 0 होती। ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब zj माइनस cj जिस तरह से मैंने निकाला, किसी क्वेश्चन में सारे के सारे पॉजिटिव या 0 हों, तो वहीं पे तुम्हारा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल जाता है, फिजिबल सोल्यूशन। जो तुम्हारे इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन की वैल्यू है वही तुम्हारी ऑप्टिमल सोल्यूशंस होती हैं। लेकिन यहाँ मेरे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, zj माइनस cj सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये तो -1 है, ये -1 है, -3 और 0 0 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन इज नॉट देयर। सेकेंड कंडीशन क्या होती है इसमें, इफ एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा, ये मैं लिख रहा हूँ जिससे कि कोई भी नुआंस इसमें सीख जाए। एनी ऑफ द वैल्यू zj माइनस cj इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव हो, कोई भी एक वैल्यू इनमें से नेगेटिव आ जाए, तो देन वी गो फॉर द नेक्स्ट टेबल, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, next improved simplex table, we can call it improved simplex table। अगर ये zj माइनस cj की कोई भी वैल्यू एक भी नेगेटिव आ गई, तब ये सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तब हमें एक नेक्स्ट इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी जिससे मुझे इम्प्रूव्ड फिजिबल सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अब इंटरेस्टिंग चीज़ वो देखिए। सिंस हियर zj माइनस cj आर नेगेटिव, दैट इज, इसको तुम z1 माइनस c1 कह सकते हो, -1 -3 0 0 इस तरह से आ रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा हमें अगली टेबल बनानी पड़ेगी। देन वी गो
for next simplex table, improved simplex table you can call. वो कैसे बनाते हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। मैंने बताया था की एलिमेंट और की रो का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ है, क्या कैसे हम निकालते हैं। मैं ये भी बता दूं स्टूडेंट, मैं तो ले रहा हूँ जेड जे माइनस सी जे, तो इसमें मैं लूँगा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो नज़र आएगी, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, और करस्पॉन्डिंग दैट मोस्ट नेगेटिव वैल्यू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इज गोइंग टू बी योर एंटरिंग वेरिएबल। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन कई राइटर क्या करते हैं, जेड जे माइनस सी जे की जगह उल्टा ले लेंगे, सी जे माइनस जेड जे। तो यहाँ मैं मोस्ट नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे ले रहा हूँ, तो वहाँ मोस्ट पॉजिटिव सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू को लेगा। बात एक ही है, लेकिन हम यहाँ जेड जे माइनस सी जे ही लेंगे। देखिए एक होता है एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल वो इंटरेस्टिंग है। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, ये जो होता है इसके निकालने का जो तरीका है वो है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव ऑफ जेड जे माइनस सी जे। यहाँ देखो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यूज लिख डालो, -1 -1 -3, बाकी लिखना तो बेकार है। तो इसमें मोस्ट नेगेटिव क्या है, -3। -3 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है जेड जे माइनस सी जे की। तो ये तुम्हारा डिसाइड करेगा की कॉलम कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल चल रहा है, ये तुम्हें डिसाइड, ये बताएगा ये इसके बेसिस पे। दिस विल बी योर की कॉलम, इसको ही हम की कॉलम बोलते हैं, which gives entering variable. Here the entering variable is going to be -3 का जो corresponding entering variable होगा that is x3। ये x3 is your entering variable, और इसी को हम की कॉलम भी बोलते हैं। ये जो कॉलम नज़र आ रहा है, कॉलम इज कॉल्ड की कॉलम, की कॉलम या पिवट कॉलम भी बोलते हैं। हम की का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -3 है, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल मिल रहा है ऊपर टॉप पे, दिस इज x3। ये एंटर तो करेगा बेसिक वेरिएबल पे यहाँ पे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि S1 की जगह करेगा कि S2 की जगह करेगा। ये डिसाइड करने के लिए एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, वो हम निकालते हैं मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो इसको बोलते हैं, मिनिमम रेशियो ऑफ जो ये XB है, XB बेसिक वेरिएबल की वैल्यू, XB अपॉन इंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल साफ साफ लिख दूं मैं इसको, एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल जैसे यहाँ एंटरिंग वेरिएबल तुम्हारा है x3, इस क्वेश्चन में इसका रेशियो निकालते हैं। इस XB जो कॉलम है वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल का, इनका रेशियो निकालेंगे। एंटरिंग वेरिएबल के कॉलम में जो एलिमेंट पढ़ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो को निकालते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए इस एंटरिंग वेरिएबल की भी, ये 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और x3 कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, ये ध्यान देना, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए इसको निकालते हैं। x पहला वैल्यू है XB का 3, इसके सामने x3 एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यू है 1, 3/1, दिस इज 3। ये भी समझ में आया। बेसिक वेरिएबल XB, दिस इज 2, इसके सामने जो एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यू है दिस इज 2, 2/2, दिस इज 1। तो इन जो रेशियो निकाले मैंने XB अपॉन x3, एक जगह निकला 3, एक जगह निकला 1। जो मिनिमम रेशियो होगा, मिनिमम रेशियो इनके इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा, दिस वेरिएबल इज योर आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल मिनिमम रेशियो के सामने जो वेरिएबल दिखाई देता है S1 S2 में से कोई भी, वो आउटगोइंग वेरिएबल है।
देखिए मैंने तो बता दिया एंटरिंग वेरिएबल आपका x3 है। अब s1 s2 में से किसको रिप्लेस करेगा वो हमने अभी निकाल दिया। मिनिमम रेशियो निकालते हैं उसके लिए x भी अपॉन एंटरिंग वेरिएबल x3, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि x3 की कोई भी वैल्यू जीरो या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इस केस में तो हम लकी रहे कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, +1 और +2। तो ये रेशियो निकाला x भी अपॉन x3, 3 अपॉन 1 दिस इज 3 और 2 अपॉन 1 दिस इज 2। तो इसमें से भी जो मिनिमम रेशियो होगा दिस 1, इसके करस्पॉन्डिंग सामने देखो कौन सा बेसिक वेरिएबल पड़ रहा, दैट इज आउटगोइंग वेरिएबल। तो यही चीज़ मैं करूँगा। आउटगोइंग वेरिएबल निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम आउटगोइंग वेरिएबल निकालने के लिए मिनिमम रेशियो ऑफ एक्स बी अपॉन जो भी मेरा एंटरिंग वेरिएबल रहेगा, एंटरिंग वेरिएबल। तो इसमें मेरा एक्स बी अपॉन एंटरिंग वेरिएबल था x3, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक शर्त है, वेयर x3 शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ना नेगेटिव ना जीरो। ये इंटरेस्टिंग है। तो इस केस में मेरा तुम देख रहे हो कि जो मैंने रेशियो निकाला, मिनिमम रेशियो वो निकाला 3 और 1। तो मिनिमम रेशियो है मेरा 1। इस 1 के करस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल वो है 1 के करस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल है S2। यही मेरा आउटगोइंग वेरिएबल होगा, आउटगोइंग वेरिएबल। और इसी आउटगोइंग वेरिएबल के अलोंग जो रो पड़ रही है, एंड दिस रो इज कॉल्ड की रो, इसको की रो बोलते हैं। ये जो पूरी रो चलती है इस तरह से, ये इसको तो की कॉलम बोलते हैं, और जो ये चल रहा है दिस इज कॉल्ड की रो। अब एक चीज इंटरेस्टिंग आपको और बताते हैं, की एलिमेंट इसमें होता है, एक की एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज योर की एलिमेंट। यहाँ की एलिमेंट आपका ये 2 आ गया, दिस इज 2 हेयर। की एलिमेंट या पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं कई लोग, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिवट एलिमेंट, दिस इज योर 2। ये तीनों कहानी खत्म हो गई। कैसे एंटरिंग वेरिएबल निकालते हैं, उसके अलोंग जो कॉलम पड़ता है उसको की कॉलम बोलते हैं। कैसे लीविंग वेरिएबल निकालते हैं, आउटगोइंग वेरिएबल, उसके करस्पॉन्डिंग जो रो चलती है उसको की रो बोलते हैं। तब की एलिमेंट निकालते हैं, वो एलिमेंट जो की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे पड़ता है उसको की एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ हमारा 2 है। इसके बाद की कहानी सुनिए क्या करते हैं। ये 8th स्टेप हो चुका था, दिस इज 9th स्टेप। देख लीजिए 9th स्टेप में क्या करते हैं, वी मेक द की एलिमेंट, जो कि यहां मेरा 2 है, एज यूनिटी मतलब उसको एक बनाने की कोशिश करते हैं। अब भाई ये की रो 2 है, इसको एक कैसे बना पाऊंगा मैं? पूरी रो को 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो तब जाके मुझे 1 मिलेगा यहाँ पे। बाय डिवाइडिंग होल की रो बाय 2 है तो 2 से करो, 7 है तो 7 से करो, तभी तो 1 आना है। इसको 1 लाना है की एलिमेंट को। दिस इज योर की एलिमेंट। यही की एलिमेंट डिसाइडिंग फैक्टर है, इसी को हम यूनिटी बनाते हैं। वो हो गया। इसको जब बनाया हमने, डिवाइड किया 2 से, तो नेक्स्ट जो मेरी सिंप्लेक्स टेबल आएगी वो तो हो गया 1, लेकिन इसके ऊपर जो एलिमेंट होगा या नीचे होगा किसका ही क्वेश्चन में, इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही सिंप्लेक्स मेथड है। की एलिमेंट को तो 1 बनाना है, जो भी नंबर लिखा होगा, 7 लिखा है तो 7 से डिवाइड करो, यहाँ 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड करो पूरी रो को, तो इससे तो मुझे यहाँ 1 मिल जाता है।
लेकिन इसके ऊपर जो भी लिखा है, ऊपर जो कॉलम है या नीचे होता तो नीचे भी चेक करता, ऊपर यहाँ 1 है तो इस 1 को भी 0 करना है। कहने का मतलब ये जो x3 एंटरिंग वेरिएबल है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, S2 को। तो S2 का मेरा जो कॉलम है वो है 0 1, तो यहाँ तो मैं 0 1 ही बनाना है भाई, यही करना है। देखिए ये करने के लिए क्या करूँगा, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाना है, तो यहाँ तो मुझे 2 से डिवाइड करना है पूरी रो को, जिसकी वजह से ये 1 आ जाए, 2/2। 2 से कर दिया, ये 2 से हो गया, ये भी 2 से हो गया, ये भी 2 से हो गया, ये भी 2 से हो गया। तो नेक्स्ट जो मेरे को मिलेगा टेबल वो इस तरह से होगा। फिर से सजाऊंगा मैं इसको, यहाँ देखो ये CB, ये XB, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये XB तो इधर हो जाएगा, यहाँ बेसिक वेरिएबल लिख लो, बेसिक वेरिएबल, और इधर ये XB, और इधर क्योंकि मुझे ऊपर भी लिखना होता है यू नो, और यहाँ ये फिर से उतारो x1 x2 x3 भी था यहाँ, x1 x2 x3, और ये s1 s2, दिस इज s1 दिस इज s2। ये कोफिशिएंट वही उतारने हैं सारे जो पिछले थे। Cj बना लो, Cj ये हो गया 1 1 3 0 0। अब देखिए आप ये हो गया, इसको पूरा बना लेते हैं पूरा। यहाँ मिनिमम रेशियो फिर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी निकालना पड़ेगा, मिनिमम रेशियो चेक करेंगे अभी। यहाँ देखिए मैंने क्या किया था, ये यहाँ पे स्टार्ट किया था कि इससे तो पिछला जो मेरा अभी मैंने इतना बड़ा डिस्कशन किया कि जो मेरा एंटरिंग वेरिएबल है दैट इज x3, लेकिन वो किसको रिप्लेस करेगा, आउटगोइंग वेरिएबल है S2। तो जो S1 है बेसिक वेरिएबल वो तो ऐसे ही रहेगा, और S1 के आगे का जो कोफिशिएंट है, S1 के आगे का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो 0 है, वो 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन अब नेक्स्ट टेबल में S2 नहीं होगा, S2 जो बेसिक वेरिएबल है इसको रिप्लेस करेगा एंटरिंग वेरिएबल x3, तो यहाँ x3 आ जाएगा, दिस इज योर x3, दिस इज x3। और x3 का आगे अब ये S2 का कोफिशिएंट तो 0 था, लेकिन x3 का कोफिशिएंट देखो कितना था, 3, तो आगे दे 3 लिखना है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है डियर, ये करना है। अब देखिए XB की वैल्यू, मैं पहले की रो को निपटा रहा हूँ, अभी तो फर्स्ट रो की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैंने कहा था की एलिमेंट को हम यूनिटी बनाते हैं, उस यूनिटी बनाने के चक्कर में की एलिमेंट तुम्हारा यहाँ 2 था, तो मैंने पूरी रो को, पूरी सेकेंड रो को मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया। तो तब क्या मिला, ये यहाँ 2/2 करा तो दिस इज 1, पहले इसको ही निपटाओ। 2/2 दिस इज 1, 1 को 2 से करा तो दिस इज 1/2, 2/2 करा तो दिस, इसी के चक्कर में सारा ये कसरत हुई है, ये 1 लाने के चक्कर में। ये 0/2 करा दिस इज 0, और 1/2 करा दिस इज हाफ। ये तो हो गया इस तरह से। अब देखिए ये है अब कि नई जो टेबल बनेगी इसमें ये कैसे हम इसको S1 को, ये फर्स्ट सेकंड रो तो मैंने भर दी, की एलिमेंट से डिवाइड करके वो 1 लाने के चक्कर में 2 से पूरी रो को डिवाइड कर दिया, ये R2 कर दिया। लेकिन फर्स्ट रो देखिए आप, देखो कैसे निकालूंगा मैं इसको। यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ इंटरेस्टिंग है, ये मेरा 1 आ गया, की एलिमेंट आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू यूनिटी, ये भी हो गया। मैंने कहा था यूनिटी के बाद ऊपर जो एलिमेंट होगा उस कॉलम में वो 0 होना चाहिए, यानी x3 रिप्लेस कर रहा है S2 से। S2 का पूरा कॉलम 0 और 1 था ओरिजिनली, तो 0 और 1 तो मैंने लिया है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा कि जो मेरा पुराना एलिमेंट है यूनिटी के ऊपर वो खुद 1 है, तो मैंने क्या करा आगे कि जो इसका रो होगा, फर्स्ट रो जो निकलेगी, ये फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो तो मैंने एडजस्ट कर ली। फर्स्ट रो का पूरी कहानी चल रही है। फर्स्ट रो को क्या करा, इसको इसके ऊपर 0 लाने के चक्कर में, इसको यहाँ लिख दो x3 को, इसको 0 लाने के चक्कर में यहाँ क्या करा, इसका जो पुराना एलिमेंट था, पुराना एलिमेंट यहाँ देखो, ये 1 था, तो इसका मैंने क्या करा, ओल्ड लाइन लिख दो माइनस न्यू लाइन। माइनस इसलिए करा, ये खुद 1 था, ऊपर 0 लाना है, 1 ऊपर 1 है, तो कब 0 आएगा, जब ओल्ड में से 1 घटाऊंगा तभी तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ देखो ये 0 कब आएगा, जब मैं
इस 1 में से इस 1 को घटाऊंगा तभी तो 0 आएगा। तो मैंने यही लिखा, ओल्ड लाइन, पूरी की पूरी ओल्ड लाइन देखो कितनी थी तुम्हारी, 3 2 1 1 0। देखो इसको 3 लिखते चले जाओ, 2 1 1 0। अब देखो कैसे होगा, ये हो गया। ये तो ओल्ड लाइन मैंने यूं, ये थी 3 3 2 1 1 0, 3 3 2 1 0, ये मैंने लिख दिया। माइनस न्यू लाइन ये वाली ली जाएगी, जो नेक्स्ट की रो की जगह में जो रिप्लेस कर रहा है, ये वाली लाइन ली जाएगी। ये है -1, फिर ये भी -1, ये है -12, ये है 1 1 तभी तो वो सारा बवाल हुआ 0। फिर अगला था मेरे पास 1, ये 1, अब 1 माइनस ये यहाँ पे क्या है 0, तो 1 माइनस दिस इज 1 माइनस 0, और लास्ट में 0 -12। तो ये देखो कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, दिस इज 3/2, दिस इज 0। ये देखो ये सारा बवाल इसकी वजह से हुआ। और ये 1 माइनस 0 दिस इज 1, और 0 -12 दिस इज -12, ये भी हो गया। ये सारा मैं यहाँ उतारूंगा। अब S1 के नीचे 3 था, तो 3 की जगह अब क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ 2, फिर ये 3/2, ये 0 आ गया, मैंने पहले लिख चुका, मैं इसी के चक्कर में सब चीज़ करना पड़ा। ये 1 माइनस 0 और 0 -12, दिस इज -12, ये आ गया पूरा। अब देखिए इसमें भी अब वही सारा सिस्टम चलाना जो मैंने कहा था। ZJ निकालो, ZJ इज CB समेशन ऑफ CB इंटू XB होता है, वो करा। 0 × 2 दिस इज 0, प्लस 3 × 1 3, तो 0 + 3 दिस इज 3, 0 × 2 0, प्लस 3 × 1 3, तो 0 + 3 दिस इज 3, 0 × 3/2, ये 0 जिससे भी करूँगा तो 0 आएगा। फिर ये 3, ये 3/2 हो गया। फिर 0 × 0 0, प्लस 3 × 1 दिस इज 3, ये हो गया। 0 × 1 दिस इज 0, प्लस 3 × 0 0, तो 0 + 0 दिस इज 0, 0 × -12 0, 3 × ½ दिस इज 3/2, ये हो गया। ये तो Z की वैल्यू आ गई सारी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकालना है फिर से, ZJ माइनस CJ। अब तुम्हें पता है ZJ माइनस CJ, तो यहाँ से मिलना शुरू होगा तुम्हें ये वैल्यूज ZJ माइनस CJ की। देखिए Z की वैल्यू ये है, CJ की वैल्यू ये है, इस नीचे वाले सारी वैल्यू Z की हैं, और ऊपर ये CJ कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आर सेम। तो देखो 3 में से 1 गया 2, 3/2 में से 1 गया ½ 3 में से 3 गया दिस इज 0, 0 में से 0 गया दिस इज 0, और 3/2 में से 0 गया दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। तो देखिए आप कहोगे सर ये जो एक्सरसाइज है दुनिया भर के टेबल कब तक बनाना सर, ये क्या है बवाल। बेटा तब तक बनाना जब तक ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। कहने का मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या ज़्यादा 0 आ जाए। नेगेटिव भी एक भी वैल्यू नेगेटिव फंस गया तो अगेन वी कंस्ट्रक्ट द नेक्स्ट टेबल। यहाँ देखिए हियर ZJ माइनस CJ जितनी भी वैल्यूज हैं वो हैं, यहाँ देखिए 2 ½ 0 0, दिस इज 0, एक्चुअली दिस इज 0, और 3/2। आप देख रहे हैं सारी वैल्यू ZJ माइनस CJ की पॉजिटिव है या 0 है। तो यही कहना चाहते हैं, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ ZJ माइनस CJ are greater than equal to 0, hence the optimal solution is obtained. Optimal solution is obtained
यहाँ साफ है मेरा, यहाँ निकल गया मेरा कि सारी वैल्यू जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कह दिया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल गया। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सुनो, तुम देख रहे थे जो मेन क्वेश्चन था उसमें मेरे 3 वेरिएबल थे, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल थे, देयर वाज 3 वेरिएबल्स मेन क्वेश्चंस में। लेकिन यहाँ जो फाइनल टेबल बनी इसमें x1 भी नहीं नज़र आ रहा, x1 की भी कोई वैल्यू x1 भी नज़र नहीं आ रहा, x2 भी वैल्यू नज़र नहीं आ रहा, सिंस x1 x2 आर नॉट इन बेसिस या बेसिक वेरिएबल में नहीं है, तो हैंस इसको x1 भी 0 लेते हैं उस केस में, x2 भी 0 लेते हैं। लेकिन x3 की वैल्यू, xb की वैल्यू जो नज़र आ रही है x3 के सामने, x3 इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो गए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस विल बी x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 1। s1 s2 की कोई रेलेवेंस नहीं है, वो तो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करे थे स्लैक वेरिएबल्स, उसका कोई वैल्यू का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक्चुअली लेना है बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। x1 x2 x3 थे तो तीनों की वैल्यू हमें यहाँ होनी चाहिए, जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 ले लो, यही मैंने किया। ये तो सॉल्यूशंस हो गए, लेकिन मैक्सिमम z निकालना था, तो मैक्सिमम z जो आता ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, वो देखो z की जो वैल्यू थी यहाँ 3, तो ये 3 इज़ द मैक्सिमम z योर आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंप्लेक्स मेथड of any LPP. So hope you have understood how to solve an LPP by a simplex method. So that's it. If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel.